हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें व्हीलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में। इससे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन स्टाफ मॉडल, हिल्डा टावा मॉडल और टाइलर मॉडल पर वीडियोस बना चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं व्हीलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग के बारे में, जिसे साइक्लिक मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग भी कहा जाता है। सो डी के व्हीलर वॉज एन एडुकेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन 1967 और उन्होंने जो करिकुलम डिजाइनिंग का मॉडल दिया था वो मॉडिफिकेशन था टाइलर्स स्ट्रेट लाइन मॉडल का। मॉडिफिकेशन इसे इसलिए माना जाता है बिकॉज टाइलर का जो मॉडल था वो लीनियर था, लेकिन व्हीलर ने जो मॉडल दिया वो साइक्लिक था। इन्होंने कहा कि जो करिकुलम डिजाइनिंग है वो इवेल्युएशन पे खत्म नहीं होती है, वो एक साइक्लिक मॉडल है कि हर स्टेज का दूसरी स्टेज पर इफेक्ट पड़ेगा। 1967 में व्हीलर ने अपनी बुक में एक साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे करिकुलम को डिजाइन किया जाता है और उन्होंने कहा कि हर स्टेज दूसरी स्टेज के साथ रिलेटेड है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि पिछली स्टेज का आने वाली स्टेज पर फर्क पड़ता है। और सबसे मेन बात जो उन्होंने कही, जो इस मॉडल में मेन चीज है, वो है कि इवेल्युएशन जो है वो टर्मिनल प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि मॉडल जो है उसकी डिजाइनिंग जो है वो इवेल्युएशन पे खत्म नहीं होगी। और हिल्डा टावर मॉडल में यही किया गया था कि इवेल्युएशन जो था वो टर्मिनल स्टेप था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो इवेल्युएशन से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो फीडबैक है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स को डिजाइन करें, कि हम चेक करें कि क्यों हम ऑब्जेक्टिव्स को पा नहीं पा रहे हैं या ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक पाए जा रहे हैं या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो इवेल्युएशन एज अ फीडबैक काम करेगी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए। और फिर जिस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगी उसी तरह की बाकी फर्दर स्टेजेस भी होंगी, तो इसीलिए कहा गया इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। तो ये 5 स्टेप मॉडल था, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्टेटिंग जनरल एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब बाकी मॉडल्स में और इस मॉडल में एक ये भी फर्क है कि जनरली जब हम मॉडल्स देखते हैं तो सबसे पहले कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन इस मॉडल में कहा गया कि पहले क्या किए जाएंगे सिलेक्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर कंटेंट की बात करी इन्होंने, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैचिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस विद कंटेंट, या हम इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं इसे, फिर इवेल्युएशन, और फिर इवेल्युएशन की बेसिस पर ही फर्दर एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि क्या एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, क्या हम उद्देश्य है, हम क्यों कोई सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं कोई काम, यानी कि क्या जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि हम क्या एक्टिविटीज करवाएंगे जिससे बच्चों के अंदर चेंज आए, चेंज ऑफ बिहेवियर हो, जिसका रिजल्ट वो एक्टिविटीज फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि उस लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करवाते वक्त हमारा क्या कंटेंट होगा, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा। बहुत जरूरी है कि वो जो सब्जेक्ट मैटर हम चूज करते हैं वो वैलिड हो, उसकी यूटिलिटी हो और वो इंटरेस्टिंग हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस विद कंटेंट, यानी कि जो चीजें हमने, जो सब्जेक्ट मैटर हमने डिसाइड किया है, जो एक्टिविटीज हमने डिसाइड की हैं, उन सबको इंटीग्रेट करना सीक्वेंशियल वे में with respect to the teaching learning process within school and classroom। फिर आती है इवेल्युएशन। व्हीलर कहते हैं इवेल्युएशन हमें हेल्प करती है ये कंपेयर करने में कि क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे, यानी कि क्या हम सोच के चले थे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों को इस चीज की नॉलेज होगी, और क्या एक्चुअल आउटकम्स हैं, यानी कि क्या रियल आउटकम्स हैं। बिना इवेल्युएशन के ये जानना असंभव है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, और अगर कर पाए हैं तो किस एक्सटेंट तक कर पाए हैं, क्या कमियां रह गई हैं या क्या चीज हमने हासिल कर ली है। तो अब इस पूरे साइकिल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी है, बिकॉज आप बीएड कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप बीएड की ही एग्जाम्पल दोगे तो वो ज्यादा सुटेबल होती है। तो अगर हम बीएड के कोर्स की ही बात करें तो कैसे करिकुलम डिजाइन किया जाता है, स्टेटिंग जनरल एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम एक टीचर तैयार करना चाहते हैं, एक काबिल टीचर जो कि बच्चों को पढ़ा सके और देश के भविष्य को संवार सके। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे, क्या एक्टिविटीज उनसे करवाई जाएंगी।
तो उसमें क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि इन्हें टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये एक बेहतर टीचर बन सके आगे जाके। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि क्या कंटेंट होगा उस एक्सपीरियंसेस के दौरान। तो आपने देखा होगा कि पहले क्या किया जाता है कि आपको सिखाया जाता है कि लेसन प्लान्स कैसे बनाए जाए, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, प्रॉब्लम क्वेश्चन और भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं जो कि आपको ट्रेनिंग के वक्त बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा काम में आती हैं जब भी आप क्लास में किसी को पढ़ाते हो। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस विद कंटेंट, यानी कि अब जो आपकी ट्रेनिंग है वो स्कूल्स में लगाई जाती है, ये चेक करने के लिए कि जो चीज़ें आपने सीखी है उन्हें आप कितने अच्छे से इम्प्लाई कर पा रहे हो, कितने अच्छे से उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। फिर उसके बाद होती है इवेल्युएशन, यानी कि जो लास्ट में एक्सटर्नल्स आते हैं वो आपको इवेल्युएट करते हैं कि आपने वो चीज़ कितनी समझी थी, जो गोल्स थे वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, क्या आप एक बेहतर टीचर बनने के लायक हैं या नहीं हैं। फिर मैक्सिमम बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस है, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आ रही है, क्या कमियां हैं उनमें, कि क्यों वो एक बेहतर टीचर की तरह नजर नहीं आते हैं इवेल्युएटर को। उसके बेसिस पर जो एम्स, जो गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें रीडिफाइन किया जाता है। फिर उसके बेसिस को लर्निंग एक्सपीरियंसेस में चेंज लाया जाता है, फिर कंटेंट में चेंज लाया जाता है। तो इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस है वो साइक्लिक है कि एक स्टेज का दूसरी स्टेज पर इफेक्ट पड़ेगा। इसमें फिर से आप वही वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि पहले जो बीएड होती थी वो 1 साल की होती थी, लेकिन इवेल्युएशन के बाद उन्हें लगने लगा करिकुलम डिजाइनर्स को कि इतना समय जो है एक बेहतर टीचर बनाने के लिए काफी नहीं है। फिर इसीलिए उसका टाइम पीरियड बढ़ा के 2 साल कर दिया गया और कुछ नए सब्जेक्ट्स, नए एक्टिविटीज, ये सारी चीजें लाई गई। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीलर्स मॉडल, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। साइक्लिक प्रोसेस है ये, एक स्टेज दूसरी स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है। इन्फॉर्मेशन जो है वो नई नई इसमें आती रहती है, बिकॉज अगर एक स्टेज में प्रॉब्लम लगती है तो हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन के बाद उस चीज़ को चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसे फ्लेक्सिबल मॉडल भी कहा जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है जो इवेल्युएशन होती है, जो इवेल्युएशन में रिजल्ट आता है वो एज अ फीडबैक यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करने के लिए। फिर बात आती है कि लिमिटेशंस क्या है व्हीलर्स मॉडल की। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपीरियंसेस को सेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंटेंट को सेट करना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को फिर बाद में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। फिर उसके बाद सीम्स टू लैक ऑफ प्रोसीजर बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट एंड इवेल्युएशन। जो बात मैंने आपको पहले बताई कि जनरली क्या होता है कि हम सबसे पहले कंटेंट चूज करते हैं, फिर उसके बेसिस पर एक्सपीरियंसेस, क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे, क्या एक्टिविटीज हम करवाएंगे, वो चूज करते हैं। लेकिन इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है, तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि इसमें प्रोसीजर थोड़ा गड़बड़ है, यानी कि उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाकियों से थोड़ा अलग है। एक्यूरेट नहीं है कहना गलत होगा, बिकॉज ये मॉडल काफी ज्यादा फेमस हुआ था, तो ये कहेंगे कि थोड़ा अलग है दूसरों से। सो फिर कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को कि व्हीलर मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग जो है वो 5 स्टेप साइक्लिक मॉडल है, जिसमें हर स्टेप दूसरे स्टेप पर इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है। और बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी इन्होंने इवेल्युएशन पे कि जो इवेल्युएशन का रिजल्ट है वो हेल्प करता है डिजाइनर्स को ये जानने में कि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ठीक है या नहीं है, या उनमें हमें क्या चेंज लाने की जरूरत है ताकि हमें डिजायरेबल आउटकम्स मिले। तो आई होप जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी है उससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।